all of you. I, Namrata Mishra, And I, Arshina Ansari, starts a new video in our youth talk show, whose name we all know as an unpopular word, feminism. Feminism, as in a theory, is equality of all the sexes. क्या ये थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ही मायने रखती है? क्या ये थ्योरी हम यूथ इस थ्योरी को कंसिडर करके इम्प्लीमेंट करते हैं? लेट्स सी अबाउट इट. उसके लिए आज हमारे बीच में हमारे साथ हमारी एक दोस्त युक्ता शर्मा है. हाय युक्ता. Hello, Namrata. How are you? I'm doing good. What about you? I'm fine. Thank you for asking. Why don't you tell us about something yourself? So, as you know that my name is Yukta Sharma, and currently I'm pursuing B.Ed from Kurukshetra University, and I have done my graduation with two disciplines, namely elective English and computer applications. That's quite impressive. So Yukta, did you consider yourself as a feminist? Yes, to a certain extent, I consider myself as a feminist, but एक्चुअली में जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या फेमिनिस्ट की बात करते हैं तो मोस्टली एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि फेमिनिज्म इज ओनली लिमिटेड टू विमेन और विमेन सब्जुगेशन एंड विमेन एक्सप्लॉयटेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अगर हम फेमिनिज्म की बात करें और फेमिनिज्म के अगर मेन रूट की बात करें तो हमारी रूट ये कहती है फेमिनिज्म की कि हम लोगों की इक्वालिटी नहीं है. राइट अब हमने पूरे वर्ल्ड को टू जेंडर्स में बांट रखा है. यू कैन ईदर अ मेल और यू कैन बी ईदर अ फीमेल. हमने थर्ड जेंडर जिसको आज हम क्वेयर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं उनको बहुत लेस कंसिडरेशन मिला है. तो मेरे खुद को फेमिनिस्ट ना कहलाने का या मैं ये कहूँ कि मैं कुछ हद तक ही खुद को फेमिनिज्म से जोड़ती हूँ वो यही एक रीजन है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन और सब्जुगेशन जो है वो सिर्फ किसी एक मैं कहूंगी कि केवल एक ह्यूमन सेक्शन का नहीं है, ये ह्यूमन रेस के सेक्शन का नहीं है. जैसे जो हम विमेन्स को बोलते हैं कि विमेन का सब्जुगेशन हो रहा है, इक्वली उतना ही सब्जुगेशन उतना ही आइडेंटिकल क्राइसिस हम देखते हैं क्वेयर कम्युनिटी का, जो आज इसको हम मेनली LGBTQ कम्युनिटी के नाम से जानते हैं. तो मेरे हिसाब से मैं खुद को फेमिनिस्ट नहीं देखती. तो इसका आंसर मैं कहूंगी नहीं देखती. क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ विमेन्स के राइट के लिए नहीं बोलना चाहती, मैं उन लोगों के राइट के लिए भी बोलना चाहती हूँ. हाँ, इसका कंक्लूजन मैं ये दे सकती हूँ कि हम लोग फेमिनिज्म का एरिया बढ़ा सकते हैं, उसके स्पेयर को एक्सपेंशन कर सकते हैं ताकि हम क्वेयर कम्युनिटी को भी उसमें इंक्लूड कर सकें. क्योंकि आजकल फेमिनिज्म को अगर हम देखें, बहुत सारे फेमिनिस्ट की बात अगर हम करें तो वो लोग विमेन्स से आगे बढ़कर बात नहीं करते, या जब भी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है तो सिर्फ विमेन का सबसे पहले आता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल हरेसमेंट, मेंटल हरेसमेंट. तो ये सारी चीजें क्वेयर कम्युनिटी के साथ भी होती हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ देते हैं. तो इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं खुद को फेमिनिज्म से थोड़ा जोड़ती नहीं हूँ. लेकिन हाँ, विमेन्स के लिए मैं जरूर वो फील करती हूँ कि हाँ, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनको इक्वल राइट्स की बहुत जरूरत है और इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है. Your thoughts are quite impressive. मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा सोचा आपने. हम यहाँ पर फेमिनिज्म के बारे में सोच रहे थे, वुमेन के बारे में. आपने सबसे हटकर सबके बारे में सोचा. It's very unique identity. Thank you Very so impressive. Thank you so much. You're welcome. अच्छा युक्ता, एक बात बता. As a discrimination, जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपने देखा, आपके साथ पर्सनली आपको कब एहसास हुआ कि हमारी सोसाइटी मेन, वुमेन और अ, अ, और एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिमिनेट करना चालू करती है? आपने आपको ये सब चीजें कब एहसास हुई? आपने ये सब चीजें कब देखी अपनी लाइफ? देखिए, मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, और एक्सपीरियंस में मैं सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस नहीं काउंट करूंगी, मैंने जितनी भी विमेन्स को देखा है या मैंने जितने भी क्वेयर कम्युनिटी के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एक कंक्लूजन मेरा निकला है कि कोई भी ना एक सर्टेन एज नहीं होती है डिस्क्रिमिनेशन के स्टार्ट होने की.
हम लोग ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, द डे यू बॉर्न आपका डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि आपका जेंडर क्या है। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं देखूं तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस से स्टार्ट हो जाता है। अगर आज हम अपनी इंडियन सोसाइटी की देखें तो मोस्टली घरों में क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, वहां पे अगर कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसका जेंडर पूछा जाता है, राइट। सबसे पहले उसके पूछा जाता है एक हॉस्पिटल में कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। एंड आप बहुत एविडेंट होता है उनके फेस पे, उनके एक्सप्रेशंस में कि वो खुश हैं कि दुख है, अगर दुखी हैं कि लड़का है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लड़की होती है तो थोड़े से मायूस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे थॉट कि लड़की है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होंगे, उसके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं उसके साथ, और मेनली शादी का खर्चा ज्यादा माना जाता है इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो। हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन तो शायद यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यही सबसे पहला पड़ाव है डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन कुछ लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ये बहुत ही ना एक ह्यूमन बिहेवियर मान लिया जाता है इसको, क्योंकि फाइन ठीक है, लड़का है खुश हो रहे हैं और लड़की है तो नहीं हो रहे खुश, बट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते कुछ लोग इसे। लेकिन अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हम एक बच्चे का जेंडर के बेसिस पे हम उसकी खुशियों या उसके साथ दुखों को हम जोड़ देते हैं। सेकेंडली मैं कहूंगी डिस्क्रिमिनेशन अब बच्चे का जब पैदा होने के बाद स्टार्ट होता है। जैसे अगर लड़की है तो उसको उसी तरह की अपब्रिंगिंग दी जाती है, लड़का है उसको उसी तरह की अपब्रिंगिंग दी जाती है। हम देखते हैं लड़कों के लिए अलग तरह के टॉयज होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग तरह के टॉयज होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि टॉयज का डिफरेंस है? एक अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें या चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, बीइंग अ बीएड स्टूडेंट हम लोग चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों के बारे में, तो वहां हमने एक चीज देखी कॉमन कि बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट होता है और जो बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होता है 3 साल तक की एज का सबका सिमिलर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कि कोई मेल है कि कोई फीमेल है। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि अगर वो मेल है तो उसका जो मोटर स्किल्स होंगी वो लेट डेवलप होंगी, या जो एक लड़का अगर एक छोटा बच्चा लड़का है उसका जल्दी डेवलप होगा। ये नहीं होता, उसका अपने ही, अगर 3 साल के बच्चे में अगर दांत निकल के आते हैं तो 3 साल के लड़की में भी दांत निकल के ही आएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि पहले से ही उन बच्चों के ऊपर लड़कों को ज्यादा लाइक हेल्थ एंड सैनिटेशन की ज्यादा देखभाल की जाती है, लड़कियों के साथ नहीं की जाती, इतनी ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लाइक इंजेक्शन होते हैं जो बच्चों को स्टार्टिंग में लगने चाहिए, वो देखते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन वहां देखते हैं कि लड़कियों को कुछ पेरेंट्स तो लगवाते ही नहीं, कि लाइक इनको क्या जरूरत है लगाने की। ये थिंकिंग है लोगों की। तो ये मैं कहूंगी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग पर्टिकुलर स्टेज से स्टार्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर स्टेज पे स्टार्ट होता है। ये आपका जेंडर डिसाइड करता है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, वो आपका डिसाइड करेगा आपका कितना इंटेंस डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा है। एंड पर्सनली मैंने अपने लेवल पे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करूं तो शायद ही बचपन का तो खैर याद नहीं होता, बट लेकिन हाँ इसमें जरूर देखा है हमने कि बाहर की फ्रीडम सबसे मेनली रीजन हम मैं कहूंगी कि फ्रीडम सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। मेरी फैमिली एडुकेटेड फैमिली है, दे वांट मी टू एडुकेटेड, तो वहां पे मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने एजुकेशन में मुझे कभी बैरियर एक कॉन्स्ट्रेंट बना के रखा। बट हाँ फ्रीडम में मैं कहूंगी कि एज कम्पेयर टू माई ब्रदर्स उनको ज्यादा फ्रीडम है और मेरे को कम, मुझे कम फ्रीडम है, मेरे पास कम फ्रीडम है। तो इस तरह से मैं देखूंगी कि हाँ फ्रीडम के कंसेप्ट में मेरे को वो जेंडर मेरा आ जाता है, कहीं ना कहीं रोल प्ले कर जाता है मेरी डिस्क्रिमिनेशन में, डिस्क्रिमिनेटरी रोल प्ले करता है वहाँ पे फ्रीडम। और बाकी अभी पर्सनल लेवल पे अभी तक ऐसा कोई इंटेंस डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट फ्रॉम फ्रीडम। हाँ युक्ता, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमारी सोसाइटी में लड़की और लड़के के बीच डिफरेंस बचपन से ही किया जाता है, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सोशल जैसे हमारा फिजिकल वर्क होता है, तो सोसाइटी में बेसिकली ये माना जाता है कि जितना भी फिजिकल वर्क है वो बॉयज कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं, बट फीमेल्स को वो करने की ना तो परमिशन होती है ना उन्हें करने दिया जाता है। तो जब ये फिजिकल वर्क कोई आदमी करता है तो उसको अपने एज अ पावर की तरह दिखाता है कि मेरे पास ये पावर है, और कहीं ना कहीं ये ऐसी पावर को दिखाना उसका कहीं ना कहीं उसके डोमिनेंस का प्रतीक बन जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए एक ना
यहाँ जब भी हम जेंडर पढ़ते हैं तो जेंडर में हम सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं ना वो बॉडीली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एंड हमारे जो आज हम ये आपने जो बात पूछी मुझसे फिजिकली वर्क की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ना बॉडीली स्ट्रक्चर के डिपेंड करता है। हम देखते हैं फीमेल्स के पास वजाइना है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं हमें, तो हम लोगों की इसी चीज को ना हमारे अगेंस्ट यूज किया गया है एक्चुअली में। तो हमारे अगेंस्ट जो यूज हुआ है ना वो हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर है कि हम लोगों को हम लोगों में प्रजनन क्षमता होती है, हम लोग बर्थ देते हैं। तो हम लोगों के एक तरह से देखा जाए कि एक लेबर पेन में अगर हम साइंटिफिकली अगर उसको प्रूव करें तो लेबर पेन में सबसे ज्यादा एक लेडी को मतलब का बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आई थिंक इंड्योरेंस पावर की अगर बात करी जाए तो फीमेल्स कम नहीं है। अगर एक लेबर पेन एक औरत झेल सकती है तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी झेल सकती है। उसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि एक औरत में फिजिकली वर्क में कमी है या वो फिजिकली वीक है, क्योंकि लेबर पेन हर किसी के बस की बात नहीं है झेलना। लेकिन हमारे बस इसी जो हमारी ये जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल होने का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हमारे अगेंस्ट यूज किया गया कि हम लोग एक माँ है या हम लोग बर्थ देते हैं तो वो हमारी वीकनेस है। अब कैसे वीकनेस है, अब हम देखेंगे पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ तो जब मेंस्ट्रुएशन से लड़की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती थी तो पहले के टाइम में जो लोगों की सोच हुआ करती थी वो ये थी कि इस टाइम पे औरत थोड़ी सी वीक होती है, वीक इन द सेंस कि क्योंकि उसके बॉडी एक अलग तरह से वर्क कर रही होती है उन पर्टिकुलर डेज में, तो उसको रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। और उन दिनों में अगर हम डॉक्टर से बायोलॉजिकली बात करें या बायोलॉजिकली कंसेप्ट अगर हम इसका देखें तो जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो उस टाइम पे एक रेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इंटरनली बहुत चीजें चल रही होती हैं हमारी। तो फॉर दैट हम लोगों को ना रेस्ट करने के लिए कहा जाता था। लेकिन बाय ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया कि एक औरत अगर मेंस्ट्रुएशन से हो रही है तो वो वीक है। वो उन पर्टिकुलर डेज में वीक नहीं है, वो वैसे ही वीक है, वो उन रेस्ट ऑफ द डेज में भी वीक है जब उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं है। और अगर वो एक माँ बनती है जी, वो एक हम जननी का कहते हैं ना कि माँ वो एक जननी है, एक औरत जननी है, तो उस जननी वर्ड को हमारे लिए अगेंस्ट यूज करके ये बोला कि हम वीक हैं, हम माँ बनते हैं, हम इतना लेबर पेन सहते हैं, तो हम लोगों को तो कुछ और काम करना ही नहीं चाहिए, हमें कोई और फिजिकल वर्क करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इतना ऑलरेडी सह चुके हैं। लेकिन वही है ना इंटरप्रिटेशन, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे इसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से कर लिया गया। अब हमने देखा पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेट्रियार्की तो स्टेब्लिश नहीं होगी। और मेट्रियार्की स्टेब्लिश करने के लिए हमें वो सॉफ्ट कॉर्नर फीमेल्स के लिए होना बहुत जरूरी है। और वो तभी आ पाएगा जब हम लोगों की अपनी थिंकिंग बदलेगी कि हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर दो डिफरेंट है बट स्टिल हम केपेबल हैं हर चीज करने के लिए। हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, हम लोग सब चीज कर सकते हैं। आज अगर हम इवन आज के टाइम में मैं देखूं लड़कियां 9 to 5 की जॉब कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में लगी हुई हैं, तो क्या वो नहीं करें, क्या उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, क्या वो लेबर पेन नहीं सहती है, वो भी सहती है। तो ये किसका नतीजा है, ये फॉर चेंज। आज चेंज आ रहा है सोसाइटी में तो इसीलिए लड़कियों के प्रति वो चीज बदल भी रही है। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का जो आज भी उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा है, जो आज भी उन्हीं चीजों को समझ रहा है कि नहीं एक औरत वीक है तो उसको नहीं ये सारे काम में एंगेज होना चाहिए। एक आदमी जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरता है, ना ही वो लेबर पेन सहता है, ना ही वो बर्थ देता है, तो वो एज कम्पेयर टू वुमेन ज्यादा मतलब शक्तिशाली है या ज्यादा उसके अंदर पावर है। और वही चीज वही डोमिनेंस का रूप ले लेती। आज अगर हम लोग अपने ही एक हाउस होल्ड में अगर हम अपने ही घर में देखें, क्योंकि कहते हैं मिनिएचर होता है हमारी सोसाइटी का हमारा घर, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखेगा कि हमारी मेल जो काउंटर पार्ट्स है हमारे घर के वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच रखते हैं इन चीजों को लेकर के, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर सकते हैं, हम फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। ये ऐसी जो सोच होती है, इस वजह से वो डोमिनेंस के पोजिशन पे आ जाते हैं, वो पावर की पोजिशन उन्हें मिल जाती है। वेरी ट्रू योक्ता, आपने ये बात बहुत सही कही। यहाँ तक कि आपने जो कॉर्पोरेट में जॉब की बात कही, मैं उससे भी सहमत हूँ। यहाँ तक कि आजकल जो फीमेल्स है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में, यहाँ तक कि रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में और इन सब फिजिकल वर्क में भी अपना वो एक तरह से डोमिनेंस दिखा रहे हैं। तो
ऐसा नहीं है कि हम पावर में भी उन लोगों से कम है, हम अगर चाहें तो आपस में अपनी स्ट्रेंथ को हम खुद भी बढ़ा सकते हैं। राइट, कोई एक स्पेयर ऐसा नहीं है जहाँ पे आई थिंक फीमेल्स का या वुमेन्स काउंटर पार्ट का कहीं रोल ना हो, और कोई ऐसा स्पेयर और हो भी नहीं सकता जो वुमेन्स के बिना ग्रोथ हो सके। क्योंकि आज अगर हम कंट्री के जीडीपी या कंट्री के ग्रोथ की भी बात करते हैं तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं कि केवल मेल्स का पढ़ना हमारे कंट्री का जरूरी नहीं है। जब तक एक औरत नहीं पढ़ेगी तब तक कंट्री ग्रो नहीं करेगी, कंट्री का जीडीपी ग्रो नहीं करेगा। तो यही सबसे बड़ा एविडेंट है हमारे लिए कि एक औरत का हर स्पेयर में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें वो पहले अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को भी बहुत खत्म करना पड़ेगा। इसका आप खुद ही देख लीजिए ना, एक औरत पढ़ेगी तो वो सिर्फ एक औरत नहीं पढ़ेगी, वो एक औरत का एक ही रिश्ता नहीं होता ना, शी इज अ डॉटर एज वेल एज एन डॉटर इन लॉ। वो एक नई जनरेशन को भी बर्थ देके उसको ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर एजुकेट होगा, नॉट इवन प्रेजेंट, फ्यूचर एजुकेट होगा, विच इन इटसेल्फ हैज अ ग्रेट, क्या कहते हैं उसको, हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। या जिस हिसाब से इंडिया में सेक्स रेशो कम हो रहा है, सेक्स रेशो इम्बैलेंसेस की बहुत जरूरत है। राइट, एंड तभी हम लोग अगर देखेंगे, अगर ये कंसेप्ट अगर हम इसी में चर्चा करें आगे, तो अगर हम साउथ इंडियंस की बात करें जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे अगर हम देखेंगे जो जेंडर रेशियो है वो बहुत अच्छा है। वहां पे 1000 बॉयज पे अगर हम देखेंगे तो 950 गर्ल्स हैं, तो इट्स अ वेरी बेटर रेशियो। अगर हम नदर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे जेंडर रेशियो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये क्या है, ये मेंटालिटी ही तो है। अगर हम सदर्न इंडिया के विमेन्स की देखेंगे, क्यों वो इतने ज्यादा, हम देखेंगे लिटरेसी रेट वहां का इतना ज्यादा है सदर्न इंडिया का, वो इसीलिए तो कि वहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। वहां लड़कियों के लिए वो कॉन्स्टेंट्स नहीं लाए जाते, उनका फिजिकल और उनका फिजिकली वीक होना या वो किस जेंडर से बिलोंग करती हैं, वो बैरियर्स वहां नहीं है। इसीलिए आज वो सेक्शन जो है हमारे इंडिया का वो ग्रो कर रहा है, और नदर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का ग्रो कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ जेंडर वो अभी भी पीछे ही है। वेरी ट्रू, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस बात का जानती हूँ किसने कितनी सच्चाई है। राइट, ओके, अब इससे बढ़ के हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक जहाँ हम मेन और वुमेन के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा है, हमने मेनली, हम जब भी आसपास देखते हैं हम हर जगह एक पेट्रियार्की देखते हैं, द मेन आर ऑलवेज सुप्रीम, हेड ऑफ अ फैमिली, हेड ऑफ द सोसाइटी, हमने यही देखा है। और इस इस पॉइंट के साथ में एक और बात, जब आपने मुझे स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में बताया कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आप उसकी भी लिटरेचर की भी स्टूडेंट नहीं है, तो अगर आपने कभी पढ़ा हो अ मैन राइटिंग अबाउट इन वुमेन पर्सपेक्टिव एंड वुमेन्स राइटिंग इन मेन पर्सपेक्टिव, तो अगर इनमें आप कंपैरिजन करेंगी तो दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगेगा? कहूँ तो वैसे कहना नहीं चाहिए, लिटरेचर को कंपेयर करना इन इटसेल्फ इज समथिंग वेरी हार्ड, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको क्या लगता है, क्या मेन औरत के एक वुमेन के शू में खड़े होके उनको प्रॉपर्ली देख पाते हैं जब उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव में लिटरेचर लिखा? तो मैं आपको एक बात कहूंगी, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, so there's a one book, I want to give a reference to this book, like even I want to recommend all of the girls to read that particular book. That's the Palace of Illusion by Chitra Devakaruni Banerjee. And that पैलेस book, ऑफ इल्यूजन, sorry, पैलेस ऑफ इल्यूजन, राइट? Palace of Illusions. So that या novel, that particular novel depicts the life of Draupadi, like you know the character of the Mahabharata. यस यस उस यस, पूरी नोवेल में हम लोगों को द्रौपदी का पर्सपेक्टिव देखने को मिला है, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी माइंड ब्लोइंग नोवेल। क्योंकि जब आप वो रीड करो, क्योंकि अभी तक हम बचपन से जब तक महाभारत के बारे में पढ़ते आए हैं, वही कौरवा, पांडवास और भीष्म एंड सब, मतलब जितने भी मेल काउंटर पार्ट्स है ना, उनके बारे में पढ़ा, और द्रौपदी को हमने एज अ एक देखा है कि वो एक एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई। लेकिन जब मैंने वो नोवेल पढ़ा, हालांकि वो नोवेल एक मेल के द्वारा नहीं लिखा गया है, एक फीमेल के द्वारा लिखा गया है,
उसके बाद उसको पढ़ने के बाद पता चला कि द्रौपदी के साथ एक्चुअली में जो एक्सप्लॉइटेशन दिखाया जाता है उससे भी सीवियर लेवल का एक्सप्लॉइटेशन द्रौपदी के साथ हुआ है, जो शायद हम लोगों ने कभी पढ़ने की और कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हमने कभी ये नहीं सोच के देखा कि द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ तो उस टाइम पे उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, हमने कभी वो जानने की कोशिश नहीं करी। हम जब भी कोई भी महाभारत आप टीवी पे देख लीजिए या सिंपली आप रीड कर लीजिए तो आपको वहां सिर्फ पांडवों के मन की बात सुनने को मिलेगी या मन की बात लिखी हुई मिलेगी कि पांडव उस टाइम पे क्या सोच रहे थे। किसी ने द्रौपदी के बारे में नहीं सोचा कि द्रौपदी की मेंटल स्टेट उस टाइम पे क्या थी। एंड दैट नोवेल डिपिक्ट्स दैट। एंड ये मैं ओनली द इवोल्यूशन है एक लिटरेचर में। मैं कहूंगी कि एक मेल को एक फीमेल को उठा करके आप उसकी मेंटल स्टेट्स का डिस्क्राइब करना जो कि आज तक किसी ने सोचा नहीं है, उस लेवल पे जाके किसी ने सोचा नहीं है और उस लेवल पे आकर के आप उसके बारे में समझ रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। तो एक फीमेल मतलब अभी तक मैंने पर्सनली मेरे ऐसा कोई टेक्स्ट अभी तक मेरे हाथ लगा नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि मुझे फीमेल के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिले एक मेल के द्वारा या किसी एक मेल ने बहुत अच्छा लिखा हो फीमेल के बारे में। जैसे अभी एक नोवेल जेन एयर है, आई थिंक बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा उसका, जेन एयर शार्लेट ब्रॉन्टे के द्वारा लिखी गई है वो नोवेल। उसमें भी जेन एयर मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसमें भी हमें पता लगता है उसके बारे में कि जेन एयर की पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी कैसी है, कैसे एक इंडिविजुअल जो एज अ विमेन वो क्या क्या झेलती है पूरी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो एक ऑर्फिन भी है और उसके बाद जैसे जैसे वो उसकी लव लाइफ आगे बढ़ती है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने ये देखा एक एक और नोवेल है महेश दत्तानी, या देयर इज अ राइटर, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, महेश दत्तानी। उन्हों का एक प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है दैट इज बिनारे। एंड उन बिनारे को जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड उनके बारे में वो सारी स्टोरी बताई गई है कि कैसे पूरी सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड विमेन को हमेशा डाउन करने की कोशिश करती है, हमेशा ये कोशिश करती है कि वो विमेन जैसे भी हो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उसके साथ गलत व्यवहार करके, उसके साथ हरासमेंट करके, मेंटल हरासमेंट, आई वांट टू highlight this name that mental harassment, because sexual harassment भी गलत चीज है लेकिन मेंटल हेरेसमेंट उससे भी इंटेंस होता है क्योंकि मेंटली यू कांट शो योर स्कार्स। फिजिकली तो आप बहुत स्कार्स दिखा सकते हैं लेकिन मेंटली जो आपको प्रॉब्लम्स होती है ना आप उनके स्कार्स किसी को दिखा नहीं सकते, आप उसको शो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है वो मेंटल हेरेसमेंट। तो उसमें हमने ये देखा है कि बिनारे पे किस तरह से मेंटल हेरेसमेंट किया जाता है सोसाइटी का, इवन द इंक्लूडिंग विमेन, विमेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर विमेन, क्योंकि एक औरत ही कभी ना कभी एक दूसरी औरत की भी एक्सप्लॉइटेशन का रीजन बन जाती है। वो उस हमें नोवेल में मिला, ये हार्श रियलिटी है, हम एक्सेप्ट करें ना करें लेकिन ये रियलिटी है सोसाइटी की। तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नोवेल्स हैं, बहुत कम मैं कहूंगी ऐसे नोवेल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो मेल के द्वारा लिखे गए हैं फीमेल के लिए। लेकिन हाँ फीमेल्स के द्वारा फीमेल को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे हमें नोवेल्स देखने को मिलेंगे। और मेन एंड वुमेन की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से लिटरेचर की पर्टिकुलरली बहुत कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स का, बहुत कंट्रीब्यूशन है। इवन अगर हम लोग लिखने भी लगे ना तो बहुत हमारी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, इतने कंट्रीब्यूशन हम लोगों को फीमेल लिटरेचर के हमें मिले। ओके, मैं आपके पॉइंट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसका। और इसमें आपने जो मुझे पहले तो पोल्यूशन के बारे में बताया ये मैंने पढ़ा है, वेरी वेरी गुड जो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। और मैंने अपने कोर्स में ड्यूरिंग माय स्टडी पीरियड ऑफ टाइम आई केम टू वन ऑफ एन essays, आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर, इट्स अबाउट द्रौपदी। तो उसमें द्रौपदी की जो आप ये बता रहे थे ना, तो वो जो इनर टर्मोइल थे उसके बारे में डिस्कस हुआ था और उससे काफी अलग एक पर्सपेक्टिव मिला। हमने आज तक जितने भी महाभारत देखे, जितने भी रामायण देखी, दे आर ऑल फ्रॉम मेन पॉइंट ऑफ व्यू, विच शोज हमारी सोसाइटी कितनी पेट्रियार्कल तौर पे चलती है, हाउ दे कीप मेन एज अ लीड रोल, नो वन एल्स। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट इज कि सिंस इंडिया हमारे यहाँ बहुत कल्चरल वैल्यूज को बहुत फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ पे गॉड एंड स्क्रिप्चर्स को बहुत फॉलो किया जाता है।
मैं कहूंगी जो हमारे ये डिस्क्रिमिनेशन है ना विमेन का इन फ्रंट ऑफ मेंस, जो उनका मैं कहूंगी वैल्यू है वो जो शून्य में मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स की वजह से भी है हमारे। कैसे अगर हम रामायण को ही उठा लें तो एट द एंड सीता माता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वाई? सीता माता नेवर आस्क्ड राम भगवान की आप भी तो अपनी अग्नि परीक्षा दो। कभी उनको क्वेश्चन नहीं किया गया, क्योंकि वो भी तो एक तरह से अलग रहे थे। सीता माता ही केवल अलग नहीं रही थी, वो भी अलग रहे थे। तो वही चीज हमेशा से ना हमें हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे हमारे ग्रंथ भी हमें यही दिखा रहे हैं कि एक औरत जो है वो कहीं ना कहीं एट द एंड उसका सेक्रीफाइस ही जरूरी है, या वही सेक्रीफाइस करेगी। सेम केस द्रौपदी। द्रौपदी हम देखते हैं एट द एंड आके द्रौपदी को ही सेक्रीफाइस करना पड़ा। द्रौपदी ही जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई। एट द एंड आकर के उसको ही, अगर हम देखें ना महाभारत का अगर रीजन सब बताएं तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, सबका पहला नाम द्रौपदी आता है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई थी, या द्रौपदी की वजह से लड़ाई हुई थी। वो क्यों हुई द्रौपदी की वजह से लड़ाई? अगर एक मेल आपकी सोसाइटी में अगर एक विमेन के लिए आवाज उठा रहा है तो हम विमेन्स को क्यों ब्लेम करते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि उनके एक्सप्लॉयटेशन का शिकार या उनके हैरेसमेंट का शिकार वो खुद ही है, वो खुद ही अपनी वजह से हुई है। चलो ओके फाइन, आज के टाइम में हम कहते हैं लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, आज के टाइम में लड़कियां वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, इस वजह से लड़कियों के साथ हरासमेंट हो रहा है। उस टाइम पे द्रौपदी तो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी ना, उस टाइम पे तो कोई ऐसा अटायर नहीं होता था, उस टाइम पे तो प्रॉपर दबे ढके होते, तो तब कैसे हो गया? तो क्वेश्चन यही उठता है सबसे पहले कि हम लोगों ने ना कभी अपने स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन नहीं किया। काश हम उन्हें क्वेश्चन करते, या काश उनको स्टार्टिंग से ही समझा जाता जो उनको मेन चीज के लिए वो लिखे गए हैं, तो शायद आज ये जो सिचुएशन, आज पेट्रियार्कल सोसाइटी जो सिचुएशन बनी हुई है ना, ये होती नहीं। एक्चुअली युक्ता पॉइंट ये नहीं है, हमारे स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है हमारे प्रेजेंट सोसाइटी और जनरेशन के थ्रू। हर Exactly. जगह हर चीज नहीं हुई। जब स्टार्टिंग में जब राम सीता को वापस लाते हैं तो वो जो फायर के ऊपर से वो चलती है उसका एक लॉजिक दिया जाता है उसमें, जिसको किसी ने नहीं सोचा। जब लास्ट में वो सीता अपने वहां से जाती है फ्रॉम द टेम्पल, तो वो खुद उसका डिसीजन होता है फ्रॉम द किंगडम, वो सीता का डिसीजन होता है, बिकॉज राम वॉज in a type of turmoil that whether he should follow the path of towards show his respect towards his kingdom or their word, or should she does so. वहां पर क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया, तो वहां पर राम उस चीज को क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पर फिर वो अपने वर्ड्स को नहीं फॉलो कर सकते थे, सीता माता ने वहां पर अपना डिसीजन लिया और वो वहां से गई। Right. लेकिन जो लास्ट में हुआ वो पॉइंट आउट करने वाली चीज है कि क्यों उनको गलत ठहराया गया और उन्होंने लास्ट में अपने आप अपनी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। क्यों किया गया वो पॉइंट आउट करने वाली चीज है, जिसका हमारे रामायण में एक रीजन दिया हुआ था, लेकिन उसको फिर मिस इंटरप्रेट करके हमें गलत बात बताई जाती है। क्यों? Right. क्योंकि वो मेन के हिसाब से उनके पॉइंट से उनके फेवर में आएगा, इसलिए वो बात सही है, वो बात सही नहीं है जो हमारे स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स में लिखी है। राइट एंड मैं कहूंगी ये इंटरप्रिटेशन शायद इसी वजह से मेल डोमिनेटेड इसीलिए रहा, क्योंकि अगर हम पहले के वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वहां पे जो रीड करने की राइट्स थे ना, वो सिर्फ मेल काउंटर पार्ट्स को थे। एक मतलब थे तो ब्राह्मणों को ही केवल, और ब्राह्मणों में भी केवल मेल को अलाउड था कि वही वेद पढ़ सकते हैं या वही पुराण पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने जब इंटरप्रिटेशन किया तो जिस वे में उन्हें लगा कि उनको एडवांटेजेस पोजीशन मिलेगी इंटरप्रिटेशन में, उन्होंने उस तरह से इंटरप्रेट किया एंड आगे पास ऑन कर दिया जनरेशन टू जनरेशन। और अब वो क्या है, वो ब्लाइंडली फॉलो हो रहा है, उसको कभी भी वापस से स्टार्टिंग पे जाकर के किसी ने सोचने की कोशिश नहीं कोई कर रहा कि अगर वहां पे इंटरप्रिटेशन हुआ है तो उसका और भी कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है, किसी ने कोशिश नहीं करी। तो आज इसी वजह से यही सारे रीजंस हैं जो आज मैं कहूंगी कि हमारी जो सोसाइटी में क्रिएट हुआ है सारा टसल, ये इसी वजह से है।